वेलकम बैक दोस्तों, आप लोग का अपने चैनल अपने क्लासरूम में। दिस इज सुनील। आई होप सो ऑल आर डूइंग गुड। आज हमें एक न्यू टॉपिक चालू करना है, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। कौन सा? नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। इसको लोग अलग अलग नाम से जानते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एनपीओ, एनजीओ, ऐसे अलग अलग नाम से इसको पुकारा जाता है। बट ये टॉपिक भी बहुत ही प्यारा सा है, लगभग लगभग आपके फाइनल अकाउंट जैसा ही है। तो जिन्होंने फाइनल अकाउंट को अच्छे से पढ़ा रहेगा वो इस चैप्टर को फाइनल अकाउंट से लिंक कर पाएंगे। अच्छा सर, फाइनल अकाउंट के जैसा है मतलब? ये तो सर वर्ड क्या लिखा है देखो, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। मतलब ये जो हम लोग करने वाले हैं या जो बिजनेस होता है, बिजनेस तो नहीं बोल सकता मैं, जो सर्विस देते हैं ये प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है। इनका काम क्या है? सर्विस प्रोवाइड करना। इनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सर्विस प्रोवाइड करना। हाँ, सर्विस देने के बाद अगर कुछ प्रॉफिट अर्न हो रहा है तो बात की बात है। देखो, मैं प्रैक्टिकल लाइफ की बात नहीं कर रहा, प्रैक्टिकल लाइफ तो बहुत अलग है, हमें भी पता है, लेकिन जो पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से, ठीक है, लॉ रूल्स एंड रेगुलेशन इन जो चैप्टर के हिसाब से बता रहा हूं मैं कि इसका मतलब सिंपल सा क्या है, इस चैप्टर का मतलब क्या है। एनजीओ, प्राइमरी सेक्टर के अंदर प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्या होता है? सिंपल सा सर्विस प्रोवाइड करना सोसाइटी को, उनके मेंबर्स को, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है? नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। जो हमने पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट पढ़ा है वो टोटली प्रॉफिट मोटो था, मतलब प्रॉफिट अर्न करने के लिए बिजनेस करते थे। यहाँ पे हम लोग सर्विस का कॉन्सेप्ट देखने वाले, इसलिए मैंने कहा कि लगभग लगभग वो सेम है, खाली फर्क वहाँ पे अपना इतना यहाँ है कि फाइनल अकाउंट में प्रॉफिट मोटो था, यहाँ पे प्रॉफिट मोटो नहीं है। ओके कुछ ओवरव्यू अगर थोड़ा सा बता दूं मैं, तो फाइनल अकाउंट में हमें नेट प्रॉफिट और नेट लॉस मिलता था। यहाँ पे हमें सरप्लस और डेफिसिट मिलने वाला है। सरप्लस और डेफिसिट, जैसे नेट प्रॉफिट वैसे सरप्लस, जैसे नेट लॉस वैसे डेफिसिट है। ओके हमें फाइनल अकाउंट में सिर्फ ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, जो मेन अकाउंट्स एंड स्टेटमेंट थे वो बनाने पड़ते थे। यहाँ पे सिर्फ दो ही चीज़ बनाना है आपके सिलेबस के हिसाब से। क्या क्या? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड सेकेंड वन बैलेंस शीट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज बोल सकते हो एक तरह का आपका ये क्या बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसे ही है, ठीक है। इसमें काफ़ी बच्चे बोलते हैं सर बहुत दिक्कत है या फिर बहुत हार्ड है, तो इसमें आपको ऐसे दो एडजस्टमेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। कौन कौन सा कहूँगा मैं? फर्स्ट एडजस्टमेंट है सब्सक्रिप्शन, ठीक है। फर्स्ट एडजस्टमेंट कौन सा? सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन में काफ़ी ज़्यादा एडजस्टमेंट, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन्स आते हैं बच्चों को पेपर में, तो उस पर थोड़ा फोकस करना है। एंड सेकेंड एडजस्टमेंट है रॉ मटेरियल कंज्यूम या फिर मेडिकल कंज्यूम वाला, ठीक है, मतलब मेडिसिन वाला जो कंजम्पशन होता है ना, ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग एंड आउटस्टैंडिंग वगैरह। तो ये दो एडजस्टमेंट में फोकस करना, आपको दिमाग इसमें घुमाया जा सकता है। तो इन दोनों को थोड़ा अच्छे से ध्यान दोगे तो पूरा चैप्टर ईजी हो जाएगा। मैं ट्राई करूँगा कि अपना बेस्ट दे सकूँ, आपको ईजी करा सकूँ, बाकी आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है। ओके चलो फिर स्टार्ट करते हैं। डायरेक्ट इस चैप्टर पे आने से पहले मैंने एक छोटा सा नोट्स काइंड ऑफ डिस्टिंग्विश बना के रखा हुआ है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोटबुक पे लिख लो। स्क्रीनशॉट ले लो तो सिर्फ वो फ़ोन पे रह जाएगा, नोटबुक पे लिख लो, काफ़ी अच्छा रहेगा। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू और समझने पॉइंट ऑफ व्यू ध्यान देना। मैं इसको पहले फाइनल अकाउंट से लिंक करके पढ़ाऊंगा, देन फिर हम लोग एक्चुअल क्वेश्चन पे आने वाले हैं। ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन और नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। ट्रेडिंग को ही बोलेंगे प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, नॉन ट्रेडिंग को बोलेंगे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सिंपल सा डिफरेंस बिटवीन बता रहा हूं मैं फाइनल अकाउंट और आपका एनपीओ का, ठीक है। मेन ऑब्जेक्ट क्या है? देखो फाइनल अकाउंट में मेन ऑब्जेक्ट क्या था? पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में पार्टनर्स का मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है? टू अर्न प्रॉफिट। यहाँ पे क्या होता है? टू गिव सर्विस टू मेंबर और इट्स सोसाइटी। यही बताया मैंने एक्सप्लेनेशन में अभी भी कि यहाँ प्रॉफिट होता है, यहाँ पे सर्विस देना होता है, ठीक है। अगर मैं ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के एग्जांपल्स की बात करूं तो सोल ट्रेडिंग, जो आपने 11 में फाइनल अकाउंट पढ़ा भी है, सेकेंड है पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, और थर्ड आगे जाकर आपको पढ़ना भी लिमिटेड कंपनी। आई थिंक सबके सिलेबस में दिया भी इस बार, ठीक है, कंपनी अकाउंट करके। तो वो भी कंपनी अकाउंट, नॉट अ शेयर्स, अदर वो वर्टिकल बैलेंस शीट वगैरह आपको दिया है, वो चीज़ें। अगर नॉन ट्रेडिंग का एग्जांपल कहो तो स्पोर्ट्स क्लब, चैरिटेबल हॉस्पिटल, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी, इनका पर्पस सर्विस देना होता है, प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। काफ़ी लोग उठ के बोले कुछ, तो उस पर फिलहाल मैं कमेंट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। फिलहाल जो कॉन्सेप्ट है वो समझो। ये सारे एग्जाम्पल आपका नॉन ट्रेडिंग एनजीओ एनपीओ के अंदर कवर होता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर आता है, ठीक है। और गिवन इन क्वेश्चन आपको फाइनल अकाउंट में हमेशा ट्रायल बैलेंस दिया होता था
और हमें यहाँ पे एनपीओ में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया होगा। समझ रहे हो, जैसे यहाँ पे ट्रायल बैलेंस होता था और एडजस्टमेंट होता था, यहाँ पे रिसिप्ट पेमेंट एंड एडजस्टमेंट होगा। ठीक है, ओके। रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट आपका सिमिलर टू कैश एंड बैंक अकाउंट है। सिमिलर क्या, कैश एंड बैंक अकाउंट ही है। ठीक है, देखेंगे हम लोग, डोंट वरी, पूरा डिटेल में देखने वाले हैं। प्रॉफिट या सरप्लस निकालना होगा तो फाइनल अकाउंट में मुझे ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ता था। ट्रेडिंग में ग्रॉस प्रॉफिट मिलता था, प्रॉफिट एंड लॉस में नेट प्रॉफिट मिलता था। यहाँ पे मुझे सिर्फ एक ही अकाउंट बनाना है जो है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, ये सेम एज अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसा रहेगा। ओके, रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, इस चैप्टर में क्या क्या प्रिपेयर करना है, जैसे कि मैंने कहा कि दो ही चीज़ करना है आपको, इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। और फाइनल अकाउंट में जो मेन अकाउंट्स थे आपके, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट थे। ओके, बैलेंस शीट सिमिलर है, कुछ अलग नहीं है, और यहाँ पे ये प्रॉफिट एंड लॉस सिमिलर है, खाली कुछ एडजस्टमेंट्स, कुछ वर्ड जो है आपको अलग मिलेंगे, अदरवाइज बाकी कॉन्सेप्चुअली पूरा सेम है। पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में बिजनेसमैन, ध्यान समझना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये। पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में क्या होता था, बिजनेसमैन पैसा इन्वेस्ट करता था, बराबर, बिजनेसमैन फंड इन्वेस्ट करता था अपने बिजनेस में, बिजनेस चलाने के लिए। यहाँ पे क्या होता है, आउटसाइडर्स का, मेंबर्स का पैसा यूटिलाइज करते हैं, उसको कैपिटल फंड बनाया जाता है। जो मेंबर्स पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं, कैसे कैसे एक्यूमुलेटेड सरप्लस, जो भी सरप्लस आता जाएगा, सब्सक्रिप्शन देते हैं लोग या डोनेशन देते हैं, तो वो सारे पैसे से हम लोग कैपिटल फंड बनाते हैं। इधर कैपिटल फंड बोलते हैं और इधर पार्टनर्स कैपिटल बोलते हैं। मतलब याद है ना, फाइनल अकाउंट में पार्टनर्स कैपिटल वर्ड लिखते थे, हम लोग यहाँ पार्टनर्स कैपिटल नहीं लिखने वाले, यहाँ पे क्या वर्ड लिखने वाले, कैपिटल फंड। सबसे बड़ा डिफरेंस आपका मैंने यहाँ बता दिया, इन चीज को लिख लो, बेटर रहेगा, काफी अच्छा हेल्प हो जाएगा आप लोग के लिए। ओके, अब आते हैं हमारे गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक के पास, क्या दिया है, क्या हमने जो पढ़ा वही सब दिया है क्या। देखो, जो मैंने हाईलाइट किया है, आप लोग उनको ही सिर्फ नोटबुक पे लिखो, पूरा टेक्स्ट बुक लिखने की, पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप पढ़ते हो तो नॉलेज के लिए काफ़ी अच्छा है। अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कहूँ तो जो हाईलाइट किया, अगर वो सारी चीज़ें आपके माइंड में रहेगा तो काफ़ी अच्छा है। ठीक है, देखो लिखा है वहाँ पे, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मेन ऑब्जेक्ट, जो जो मैंने चीज़ें वो डिस्टिंग्विश में बताया ना, आपको वही चीज़ें यहाँ देखने मिलने वाला है। देख लीजिए आप, पूरा वही मिलेगा आपको। ठीक है, फीचर्स दिया है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है। हाँ, इसमें एक चीज़ दिया है कि मेंबर्स ऑफ कंसर्न कैन नॉट गॉट द डिविडेंड, इट इज़ प्रोहिबिटेड। प्रोहिबिटेड का मतलब है स्ट्रिक्टली मना है, डिविडेंड नहीं मिलेगा मेंबर्स को। हाँ, शेयर्स होता है बट डिविडेंड नहीं मिलेगा। ओके, बाकी चीज़ देख लीजिए आप, नॉर्मल है ये सब, इतना थ्योरी के लिए मैं टाइम वेस्ट नहीं करने वाला। हाँ, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ये क्वेश्चन में दिया होगा बट होता क्या समझना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपने 11 में पढ़ा रहेगा कैश एंड बैंक अकाउंट, डबल कॉलम कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक, ठीक है, पेटी कैश बुक, तो वही कैश बुक आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दिया होगा। इसी को हम लोग सेकेंड टाइम से बोला गया है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। वैसे तो इसके अंदर डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड भी होता है। और हाँ, एक चीज़ और बता दूँ, इसको ना सेक्शन 8 कंपनी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेक्शन 8 कंपनी भी कहा जाता है। तो गूगल पे मैं सर्च करके बताता हूँ, क्या वही है, क्या एनपीओ एनजीओ को सेक्शन 8 कंपनी कहते हैं क्या, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, सेक्शन 8 कंपनी, देखो आ गया, देखते हैं, लेट्स सी, क्या उसी को बोलते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है बोल्ड में, सेक्शन 8 कंपनी इज अ कंपनी दैट इज लाइसेंस अंडर सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 13 द एक्ट। नो द सेक्शन 8, इसमें डिटेल में आपको ना कहीं तो दिया था, समझाता हूँ मैं, बताने का पर्पज़ ये है कि इसी को, हाँ ये देखो, इसमें देखो, यहाँ पे क्या देखो, The Companies Act defines the Section 8 company as one whose objective is to promote field as आर्ट, कॉमर्स, साइंस, रिसर्च, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, चैरिटी। वही देखा ना हमने वहाँ पे, इन्वायरमेंट। इनका टोटली फोकस क्या होता है, सर्विस देने के लिए। देखो लिखा है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, टोटली चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव होता है, नॉन मिनिमम शेयर कैपिटल, लाइबिलिटी लिमिटेड, ये सारी चीज़ें देख सकते हो। पूरा का पूरा आपका सेक्शन 8 कंपनी के बारे में भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो इसी को, एनपीओ को ही हम लोग सेक्शन 8 कंपनी भी कहते हैं, याद रखना। ठीक है, ओके। रिसिप्ट पेमेंट क्या होता है, आपके बिजनेस में कितना पैसा रिसीप्ट हुआ, मतलब आया, कमसीन हुआ, आया, ऐड हुआ, वो। पेमेंट मतलब आपके जेब से कितना पैसा गया, गोज आउट हुआ मतलब गया, माइनस, वो आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में शो होता है।
मतलब ये साल मेरे पास कितना पैसा आया, ये साल मेरे पास से कितना पैसा गया। मैं क्या वर्ड यूज़ कर रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर में आपको ईयर डेट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखने वाला है। मैं क्या बोल रहा हूँ, कितना पैसा आया वो रिसिप्ट में, ये साल कितना पैसा आया, कौन से साल का आया वो नहीं बोल रहा हूँ, ये साल कितना पैसा आया। मे भी हो सकता है ये साल जो मुझे पिछले साल का कुछ बैलेंस था पैसा वो मिला, हो सकता है ये साल मुझे यही करेंट ईयर का पैसा मिला, या फिर हो सकता है मुझे ये साल अगले साल का जो एक्स्ट्रा पैसा अब भी मिल गया। फॉर एग्जाम्पल सिंपल सा बात कहूँ, अगर मैं आप लोग अभी 12th में हो, ठीक है, आपका फॉर एग्जाम्पल 11th का कुछ फीस बाकी था, आपने मुझे दिया, तो मतलब पैसा आ रहा है 11th का फीस, तो ये प्रीवियस ईयर हो गया। अगर आपने क्या बोला सर आने वाले 3 साल का फीस जो है ना मैं आपको अभी दे रहा हूँ, मतलब ग्रेजुएशन की बात कर रहे हैं आप लोग, तो मेरे लिए एडवांस, मतलब पैसा तो आ रहा है ना, पैसा कभी का भी आने दो, आपका रिसिप्ट में शो होता है। सेम चीज़ पेमेंट का, लेकिन लक अच्छा आपको ये है कि आपको ये प्रिपेयर नहीं करना है, क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में दिया होगा। जब आप CA CS या CA में प्रोफेशनल कोर्सेज में जाओगे प्रोफाइल के लिए, तो वहाँ पे आपको ये सारे डायरेक्ट मेथड इनडायरेक्ट मेथड दोनों करने होते हैं, बट आपको वहाँ पे दोनों चीज़ें आपके सिलेबस में नहीं दिया है, ठीक है, नॉर्मल है। रिसिप्ट पेमेंट क्वेश्चन में दिया रहेगा, आपको सॉल्व करना रहेगा। चलो फिर आगे देखते हैं। 2 चीज़ें मैं काफ़ी अच्छे से बताना चाहूँगा और आपको समझने भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रेवेन्यू रिसिप्ट और सॉरी रेवेन्यू और कैपिटल वर्ड, 2 वर्ड सुनो ध्यान से समझना क्या बोल रहा हूँ। रिसिप्ट एंड पेमेंट, पहले इनको समझो। रिसिप्ट मतलब क्या होता है, पैसा आना। पेमेंट मतलब क्या होता है, पैसा जाना, बरोबर। पैसा आना मतलब रिसिप्ट, पैसा जाना मतलब पेमेंट। 2 वर्ड समझो, पैसा आया तो रिसिप्ट, पैसा गया तो पेमेंट। अब रिसिप्ट में 2 टर्म में डिवाइड किया इन लोगों ने, एक है रेवेन्यू, दूसरा है कैपिटल। रेवेन्यू मतलब बोल सकते हो जो रिकरिंग टाइप है, जो कंटिन्यूसली या फिर रेगुलर या फिर अगेन एंड अगेन होता रहता है पूरे ईयर के अंदर, उसको बोलेंगे रेवेन्यू, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, सबसे बड़ा रेवेन्यू क्या हो सकता है आपके इस चैप्टर के अंदर, आपको मिल रहा है जैसे सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, मतलब कोई मेंबर आके आपको पैसा दे रहा है, या फिर रेगुलरली कोई डोनेशन करता है आपको, तो ये सब रेवेन्यू में आएगा। कैपिटल रिसिप्ट क्या होगा, आपको कभी कभार जैसे कि आपने कोई एसेट्स को सोल्ड कर दिया, आपका काम नहीं है कैपिटल सोल्ड करना, एसेट सोल्ड करना, आपने कभी कभार कोई एसेट को सोल्ड कर दिया, तो एसेट सोल्ड करने पे अगर आपको कुछ पैसा मिल रहा है तो उसको बोलेंगे कैपिटल रिसिप्ट। ध्यान समझो क्या बोल रहा हूँ। जो रेगुलर टर्म में आपको रिसिप्ट होगा उसको बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। जो कैपिटल, जो एसेट्स को सोल्ड करके पैसा मिलेगा, मैं जस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है, उसको बोलेंगे कैपिटल रिसिप्ट। जो रेवेन्यू रिसिप्ट होगा ना वो आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखना है, क्रेडिट साइड, इनकम साइड में। क्या बोल रहा हूँ, जो रेवेन्यू रिसिप्ट होगा वो आपको इनकम एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड लिखना है, और जो कैपिटल रिसिप्ट रहेगा वो आपको बैलेंस शीट में लिखना है। ओके, समझ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? हाँ सर, आगे बताओ। चलो, सेम चीज़ पेमेंट का है, वैसे ही रेवेन्यू और कैपिटल। अगर मैं डेली पेमेंट करता हूँ, भले ही मैं NGO NPO कुछ भी चला रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे कुछ लोग तो काम करोगे। मुझे बताओ ना, एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आप लोग को, अगर मैं कोई NGO चला रहा, कोई स्कूल कॉलेज कुछ भी चला रहा हूँ, अगर मैं आपको बोलूँ आके काम करो, मेरा बिजनेस ना प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं है, क्या मेरा बिजनेस ना प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं है, मैं प्रॉफिट नहीं कमाता, मैं सिर्फ सर्विस देता हूँ, क्या आप लोग फ्री में काम करोगे? करोगे क्या? सर नहीं करेंगे। मतलब एम्प्लॉय को कुछ तो सैलरी वगैरह पे करना पड़ेगा, तो जितने भी एक्सपेंसेस पेड करने पड़ रहे हैं रेगुलर टर्म में, रिकरिंग टाइप में, उसको बोलेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सिंपल सा अगर मैं कहूँ, जो फाइनल अकाउंट में आपने पढ़ा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड जितने भी एक्सपेंसेस थे वो सब के सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे दिया भी है, सैलरी, टैक्सेस, इंश्योरेंस, प्रीमियम, बरोबर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या, कैपिटल रिसिप्ट क्या बताया मैंने, अगर कोई एसेट सोल्ड करके आपके पास पैसा आता है तो उसको बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट। वैसे ही अगर आपने कोई एसेट्स खरीदा, मैं जस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है, अगर कोई आपने एसेट्स खरीदा तो आपको पैसे पे करना पड़ेगा, और पैसा पे करना पड़ रहा है मतलब आपके जेब से पेमेंट हो रहा है, पेमेंट हो रहा है तो उसको बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगेन सेम चीज़ बोलूँगा, रेवेन्यू रहेगा तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखना है, कैपिटल रहेगा तो बैलेंस शीट में। थोड़ा सा थियरिटिकली जा रहा है, बट इस सारे कॉन्सेप्ट को दिमाग में घुसाओ, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ में, समझ रहे हो? चलो बाबा आगे बढ़ते फिर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, मैंने फाइनल अकाउंट में बताया रहेगा आपको।
टाइप्स ऑफ एसेट में बताया रहेगा, ठीक है। देखो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता क्या है, ये होता तो रेवेन्यू का टाइप ही होता है, लेकिन ट्रीट हमें सब एज अ कैपिटल करना पड़ता है। सर नहीं समझा, देखो यहाँ पे एग्जांपल लिया, उसी को पढ़ाता हूँ मैं, है ना, कंफ्यूज हो जाते हैं। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर पेड 30,000 इज फॉर 3 ईयर। मुझे बताओ ना, एडवर्टाइजमेंट कौन सा एक्सपेंडिचर होगा, रेवेन्यू होगा या कैपिटल होगा? सर सिंपल सा रेवेन्यू की प्रॉफिट लॉस का डेबिट में दिखता है अपना, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो है, लेकिन ये कितने साल के लिए पेड किया हुआ है? 30,000 कितने साल के लिए पे किया है? 3 साल के लिए, मतलब 2 साल का प्रीपेड बोल सकता हूँ एक तरह का मैं। तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट मैंने पे किया है ना, इसी को बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो है रेवेन्यू, बट ट्रीट हमें एज अ कैपिटल करना पड़ता है। 3 साल तक ये राइट ऑफ होते चलेगा। पहले साल दिखेगा 30,000, जैसे पहले साल खत्म तो 10,000 राइट ऑफ, तो दिखेगा 20,000, फिर वापस जैसे सेकेंड साल 10,000, फिर लास्ट ईयर में 0 हो जाएगा। इस तरह से डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। ओके आपको इतना ही फिलहाल इसमें पढ़ना है, बहुत ज़्यादा दिमाग में मत खराब करो। हाँ, आपको ये क्वेश्चन में गिवन होगा हमेशा, मैंने कहा कि एज अ कैश इन बैंक अकाउंट है, आपको हमेशा क्वेश्चन में दिया होगा, आपको सॉल्व करना होगा। यहाँ पे करेक्शन कर लो, इधर रिसिप्ट नहीं इधर पेमेंट आएगा, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और सुनो, क्या सुनाओ सर, एक मिनट। हाँ बराबर, अगर डेबिट में जितने भी चीज़ें दिए होंगे ना, रिसिप्ट साइड में ध्यान समझो, रिसिप्ट साइड डेबिट में जितने भी चीज़ें दिए होंगे ना आपको, वो सब के सब या तो इनकम में लिखना है या तो लायबिलिटी में। कनेक्ट करो ट्रायल बैलेंस से, मैंने ट्रायल बैलेंस में एक्सप्लेन किया था वो कुछ ऐसे ही, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ मैं, रिसिप्ट साइड में डेबिट साइड में जितने चीज़ें दिए होंगे वो सब के सब आपको या तो इनकम में या तो लायबिलिटी में लिखना है। सब चीज़ें लिख के रखो, जो मैं ओरली बता रहा हूँ, मैंने नोट्स फिलहाल बनाया नहीं है, बट डोंट वरी मैं आपको बना के दूंगा, ठीक है। बट फिलहाल के लिए क्या लिख के रखो कि रिसिप्ट साइड में जो भी चीज़ें हैं वो आपको इनकम या फिर लायबिलिटीज में लिखना होता है, और पेमेंट वाले चीज़ें या तो एक्सपेंसेस या तो एसेट्स में लिखना होता है, उल्टा होता है, ठीक है। समझ रहे हो ना। एक्सेप्शन केस थोड़े बहुत अलग रहेंगे, बात अलग है। जैसे फाइनल अकाउंट था ना, आरडीडी वाला पार्ट, ओल्ड आरडीडी क्रेडिट में दिया होता बट फिर भी डेबिट में लिखते थे, वैसा कुछ, ठीक है। वैसे तो वो डिडक्ट होकर वही होता था, बट ठीक है फाइन। आपको ये क्वेश्चन में दिया होगा, आपको इसमें से उठा करके इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट में पुट करना होता है, ठीक है। ये चीज़ें क्या है हम लोग पढ़ेंगे, इससे पहले मैं कुछ टर्म्स जो इस चैप्टर में नए हैं, जिसके बारे में आप शायद जानते भी हो कि नहीं भी जानते हो, उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। ये पीएफ के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे हम लोग। ये देखो, ये वाला बनाना है हमें, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, और ये में किधर गया, हाँ आ जाओ कैपिटल फंड में। मैंने बताया ना, जैसे आपका कैपिटल होता है वैसे कैपिटल फंड, जो चीज़ मैं हाईलाइट करके दे रहा हूँ उनको आप एज अ 1 सेंटेंस नोटबुक में लिख के रखो, क्योंकि अगर 1 सेंटेंस पूछता है तो आप इस चीज़ों को लिख सकते हो, इतना ही खाली, ठीक है। ओके ये वाला बैलेंस शीट बनाना है हमें। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होता है पता है यार आपको, प्रीपेड एक्सपेंस क्या आता है वही पता है ना, बैलेंस शीट वाले पर फाइनल अकाउंट में था आपका। हाँ सब्सक्रिप्शन सुन लो, थोड़ा सा और सुन लो यार, अच्छा हो जाएगा, भला हो जाएगा, क्योंकि थ्योरी है लेकिन जाना चाहिए दिमाग में। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, इन दोनों को जानने दो, पहले सब्सक्रिप्शन सुनो। यहाँ क्या लिखा है, सब्सक्रिप्शन इज अ रेवेन्यू इनकम ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, सब्सक्रिप्शन मे बी गिवन periodically, all members have to pay subscription regularly। अगर एक ना माइंड में ना आपके सामने ना ऐसा विजुअलाइजेशन करो जिम का, ठीक है। जो जिम ज्वाइन करता है उसको मंथली एक अमाउंट पे करना पड़ता है, बराबर, एक अमाउंट पे करना पड़ता है। वो क्या कर रहा है, सब्सक्रिप्शन पे कर रहा है, बराबर। अगर वो सब्सक्रिप्शन पे नहीं करेगा तो उसको जिम के अंदर जिम करने का अलाउड नहीं होगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सेकेंड एग्जाम्पल लो, आप अगर जो टेलीविजन यूज़ करते हो तो केबल एक्सपेंसेस या फिर जो भी है, ठीक है, अब वो पे करते हो, इंटरनेट वाईफाई आपने कनेक्ट किया हुआ है तो आपको सब्सक्रिप्शन पे करना पड़ता है, अदरवाइज आप यूज़ नहीं कर सकते। आप कोई स्पोर्ट्स क्लब ज्वाइन करते हो तो सब्सक्रिप्शन पे करना पड़ता है। हो सकता है कि आपने बोला कि पूरे साल भर के लिए एक साथ ले लो, लेकिन सब्सक्रिप्शन तो पे किया ना। तो सब्सक्रिप्शन उस एनजीओ के लिए, उस एनपीओ के लिए क्या होता है, इनकम होता है। और हमें एज अ मेंबर नहीं, हमें एज अ एनपीओ सोचना है कि हम एनपीओ है, हमारे मेंबर्स ने हमें सब्सक्रिप्शन दिया, रेगुलरली मिलता रहता है, मंथली जैसे भी हो, तो वो अपने लिए क्या होगा, इनकम होगा, ठीक है। डेप्रिसिएशन पता है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एंट्रेंस फीस। देखो एंट्रेंस फीस क्या होता है, नाम से समझ रहा है, मुझे अगर उस एनजीओ में, उस एनपीओ में एंट्री लेना है तो उसके लिए मुझे कुछ एंट्रेंस फीस पे करना पड़ेगा। होता है ना, कभी किसी प्रोग्राम में जाना है तो बोलते हैं एंट्री फीस पे करो,
बराबर, एंट्री फी पे करना है, तो वो एंट्री फी जो कलेक्शन हो रहा है वो हो गया आपका एंट्री फीस, ठीक है। इसमें दो तरह के एंट्री फीस बोला गया है, जनरल एंट्री फीस और कैपिटलाइज एंट्री फीस। अगर कैपिटलाइज वर्ड दिया है ना कि कैपिटलाइज एंट्रेंस फीस, तो आपको क्या करना है, कैपिटल फंड जो लायबिलिटी में लिखा होगा ना उधर जाके इस तरह से एंट्रेंस फीस कर लिखना है, ठीक है। मतलब सिंपल सा कैपिटल फंड में ऐड करना है। जब हम लोग सम्स करेंगे उसमें और भी क्लियर हो जाएगा। फिलहाल के लिए सारे थ्योरी चीज़ें समझ लो, जो हाईलाइट किया है इनको अपने नोटबुक में लिख लो, ठीक है। देखो वर्ड क्या लिखा है, एंट्रेंस फीस आर द फीस पेड बाय द पर्सन हु इंटेंड टू बिकम अ मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। वही है ना, मेंबर बनना है तो उसके लिए एंट्रेंस फीस पे करना पड़ेगा। स्पेशल फंड और आउट ऑफ डोनेशन। डोनेशन, डोनेशन क्या होता है, कभी किसी को डोनेशन दिया है क्या, कभी किसी को डोनेशन दिया है, दिया रहेगा ऑब्वियसली, दिया रहेगा कभी ना कभी। देखो आप जा रहे हो रास्ते में, अगर कोई आ गया, कोई आपसे भीख मांग रहा है, तो आपने फॉर एग्जांपल, ठीक है नॉर्मल बता रहा मैं, आपने 1 रुपीज़ दे दिया, 10 रुपीज़ दे दिया, 100 रुपीज़ दे दिया, कुछ खाने को दे दिया, किसी आपने आश्रम में जाके पैसा दे दिया, तो ये सब क्या है आपका डोनेशन। डोनेशन 1 लाख रुपया होगा तो ही डोनेशन नहीं है। अगर आपने ₹1 किया है, पे किया, तो भी आपका वो डोनेशन है। अगर आपको ₹1 डोनेशन मिला है तो वो भी डोनेशन है, 1 लाख मिला है वो भी आपके लिए डोनेशन है। यहाँ वर्ड क्या लिखा है देखो, डोनेशन मीन्स गिफ्ट गिवन बाय आइदर मेंबर्स, मतलब हमारे जो एनजीओ है उसके मेंबर्स ने हमें दिया है या फिर मेंबर्स के अलावा बाहर के लोगों ने दिया है, वो सब के सब आपका डोनेशन में कवर होता है। 2 टाइप के डोनेशन बताए गए हैं, जनरल डोनेशन और स्पेसिफिक डोनेशन। अगर कोई एक पर्सन आता है, बोलता है सर ये लो पैसा, सर ये लो पैसा, आपको जो करना है करो, और फिर कुछ बताया नहीं, सिर्फ डोनेशन बोल के दे दिया, तो वो आपका जनरल डोनेशन बन गया, जिसके बारे में मतलब वो पैसा कहाँ यूज़ करना है वो स्पेसिफाइड नहीं है। लेकिन इन्वेस्टर आया, बोला सर ये लो पैसा, लेकिन आपको ना ये पैसा वो बिल्डिंग बनाने के लिए ही यूज़ करना है। क्या बोला, ये लो डोनेशन, लेकिन ये पैसा सर आपको सिर्फ वो बिल्डिंग बनाने के लिए ही यूज़ करना है। मतलब वो डोनेशन स्पेसिफाइड हो गया कि बिल्डिंग के लिए ही यूज़ होगा, उसको बोलते हैं बिल्डिंग फंड, तो उसको बोलेंगे स्पेसिफाइड डोनेशन। देखो यहाँ लिखा है डोनेशन आर सम टाइम गिवन फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, पर्पस फिक्स हो गया तो उसको बोलेंगे, देखो एग्जांपल भी दिया, डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, डोनेशन फॉर प्राइज फंड, प्राइज देने के लिए, स्पोर्ट्स खिलाने के लिए। तो अगर कोई डोनेशन स्पेसिफाइड एक्टिविटी, स्पेसिफाइड पर्पस फिक्स है तो उसको बोलेंगे स्पेसिफाइड डोनेशन, एंड जिसका कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है उसको बोलेंगे जनरल डोनेशन। ओके, एक लास्ट कॉन्सेप्ट पे शायद मैं आ रहा हूँ, लास्ट नहीं सेकंड लास्ट है, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। ये मैं क्वेश्चन के साथ ही बताऊंगा, अभी फिलहाल नहीं बताऊंगा, बहुत बोर हो जाओगे ऑलरेडी। लाइफ मेंबरशिप फीस फाइंड आउट करना है। लाइफ मेंबरशिप फीस क्या होता है, अगर पूरे लाइफ टाइम के लिए मैं इसमें ज्वाइन होना चाह रहा हूँ तो लाइफ मेंबरशिप फीस पे करना पड़ेगा। लाइब्रेरी में दिखता है ये तो ठीक है। इसमें एक चीज़ था जो आपको शायद दिया नहीं है, लेगेसीज कहीं दिया है क्या, जरा चेक करो, मेरे ख्याल से कहीं देना होना चाहिए, इनकी लेगेसीज एक आपका था, मुझे मिला नहीं कहीं, हाँ ये देखो इधर इधर इधर। लेगेसी मीन्स गिफ्ट रिसीव्ड अंडर द विल। सुना है कभी लेगेसी के बारे में, सुनो। कोई एक पर्सन है, ठीक है, उसके डेथ से पहले उसने क्या किया, डेथ से पहले एक विल रेडी किया, एक डॉक्यूमेंट रेडी किया। जस्ट एग्जांपल, ये पर्सन है, इसने क्या किया, डेथ के पहले ही एक डॉक्यूमेंट रेडी किया, ठीक है, विल रेडी किया, और उसमें लिख दिया कि मेरे डेथ के बाद जो मेरा प्रॉपर्टी है वो सो एंड सो एनजीओ के पास चले जाएगा ऑटोमेटिकली। तो अब जैसे इसका डेथ हो जाता है, जैसे ये बंदे का डेथ हो जाता है, इसकी जितनी प्रॉपर्टी है वो सब के सब इस एनजीओ के नाम हो जाते हैं। अपने मूवी से बहुत देखे रहेंगे, ठीक है, तो सब के सब इसके नाम हो जाते हैं, तो उसी को बोलते हैं लेगेसीज। तो क्या वर्ड क्या लिखा है, आपको ध्यान से पढ़ो। यहाँ पे लिखा लेगेसी मीन्स गिफ्ट रिसीव्ड अंडर अ विल ऑन द डेथ ऑफ अ डोनर। समझ रहे हो, तो डोनर जितना भी डोनेशन कर रहा है वो सब ऑटोमेटिकली चले गया आपका, इसको बोलते हैं लेगेसीज, ठीक है। वो भी आपका जनरल और स्पेसिफिक हो, बट ठीक है, इतना क्लियर है आपको। फिलहाल आज के लेक्चर का इतना ही समझना है, बाकी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर समझेंगे। खाली फॉर्मेट देख लो अभी आप लोग, आपको फॉर्मेट अब सेम लगेगा। देखो एक बार, एक्सपेंडिचर में सैलरीज वगैरह सब पढ़ा हुआ है, ये जो आउटस्टैंडिंग प्रीपेड इसको इग्नोर करके पढ़ो, बाकी सारी चीज़ें आपने देखा हुआ है, सुना है। स्पोर्ट्स मटेरियल खरीदो, स्पोर्ट्स खर्चा होगा आपका, रिपेयर, इलेक्ट्रिसिटी, न्यूज़पेपर खरीदो तो एक्सपेंडिचर है आपका,
सब चीज़ें समझा समझा सा अभी, सब चीज़ें सुना सुना सा, सब्सक्रिप्शन देख लिया हमने, अब आपके लिए नॉर्मल हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में सब्सक्रिप्शन और जो एडजस्टमेंट्स उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए ध्यान रखो एंड प्लीज़ पूरा कॉपरेट करो एंड लिखो इस चीज़ों को, क्योंकि लिखोगे नहीं समझेगा नहीं आपको, ठीक है। अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपना ध्यान रखो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।